500 क्लास क्वेश्चन की करा देंगे ना, तुम लोग कवर हो जाएगा। इन लोगों को आकाश को बोल देते क्लास स्टार्ट हो गई। रिमोट सेंसिंग, इसी की आज आंसर राइटिंग है ना। तो ये 2 दिन में पूरा होगा, आज और कल मिला के रिमोट सेंसिंग पूरा होगा। आंसर राइटिंग भी उसी हिसाब से करवा देंगे 2 दिन में, है ना। आज आधे कुछ क्वेश्चन आज करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन कल करवा देंगे। तो आज पढ़ना है, आज ही क्वेश्चन लगा लेना। चलो, तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग में ये क्या है, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स, इसके घटक क्या होते हैं। इसके बाद फेजेस, व्हाट आर द फेजेस इन रिमोट सेंसिंग, कौन कौन से चरण होते हैं। इसके बाद बेनिफिट्स, यूजेस या उपयोग क्या है इसका, और इसकी लिमिटेशंस, सीमाएं क्या है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसके फेजेस कितने होते हैं, इसका यूज क्या है, और इसमें क्या क्या समस्या है। इतना सब आपको मिलेगा पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 3, इतना सब। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, भारत में रिमोट सेंसिंग। ये हमारे पेपर 3 के यूनिट 7 में लिखा है। तो मेंस में 2 जगह रिमोट सेंसिंग आता है, एक आप अलग से पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 3 अलग से एक यूनिट ही है रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस की, और एक आपको पेपर 3 की यूनिट 7 में ये 2 टॉपिक मिलेंगे, रिमोट सेंसिंग का हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। अब देखो, हिंदी वालों में सुदूर संवेदन भी लिखा रहता है और सीधे सीधे रिमोट सेंसिंग भी रहता है, दोनों लिखा रहता है। जैसे आप इसमें जाएंगे, पेपर 1 में जाएंगे तो वहां सुदूर संवेदन लिखा होगा, जब आप पेपर 3 में जाओगे तो रिमोट सेंसिंग लिखा होगा, हिंदी में ही लिखा होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में किसी भी हिसाब से आ सकता है। अगर एग्जाम में सुदूर संवेदन आ जाए तो आपको उत्तर में सुदूर संवेदन के हिसाब से लिखना है, और अगर रिमोट सेंसिंग आ जाए तो रिमोट सेंसिंग के नाम से लिखना है। इंग्लिश में एक ही नाम है, रिमोट सेंसिंग। इंग्लिश में बस ये एक फायदा है कि एक वर्ड के लिए एक ही वर्ड है, हिंदी में पर्यायवाची बहुत है। चलो, तो इतना हमें पढ़ना है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है देखते हैं। ये है सूरज, इनसे आ रही है कुछ वेव हो सकती है तालाब में, सूरज की रोशनी तालाब में गई हो सकता है सूरज की रोशनी पेड़ में गई हो, और हो सकता है सूरज की रोशनी किसी घर पे, किसी मल्टी पर, ऐसे किसी फ्लैट पर गई हो। तो सूरज की रोशनी तो सब जगह जाती होगी ना इस धरती पर, पानी पर जाती होगी, वेजिटेशन में जाती होगी, बिल्डिंग्स में जाती होगी, इंसानों के ऊपर गिरती होगी। अब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे वाटर की एक अलग होगी, पानी की अपनी एक अलग विशेषता होगी, पेड़ों की अलग होगी, मिट्टी, सीमेंट, प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, इन सब की अलग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, ये जो भी इनके पास ये तरंग आ रही है, इसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब करना है, कितना हिस्सा अवशोषित करना है, और कितना वापस एमिट करना है, रेडिएट करना है, ये सब में अलग अलग है। दुनिया की हर एक चीज में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि कितनी सनरेज को अवशोषित कर लेना है और कितने को वापस रिफ्लेक्ट कर देना है, ये सब में अंतर है।
ठीक है, इसका मतलब आएगी सब पर एक जैसी वेव, लेकिन ये जब उत्सर्जित करेंगे तो ये सब अलग अलग हो गई। तो हर एक ऑब्जेक्ट ने अलग अलग ढंग से वेव को वापस एमिट या रेडिएट किया होगा, उत्सर्जित और विकृत किया होगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने क्या कर रखे हैं, हमने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं। सैटेलाइट क्या करता है, इन सारी वेव को, इसको है ना, ये वेव किसके पास पहुंच जाएगी, सैटेलाइट। ये भी किसके पास पहुंच जाएगी, पूरा ही क्यों पहुंच रहा है। इसको पहुंचाया जाए, कोई तो पहुंचो। चलो समझ जाओ, ठीक है। तो ये सारी वेव्स किसके पास पहुंच जाएगी, सैटेलाइट। सैटेलाइट में लगे हैं सेंसर्स। क्या लगे हैं, सेंसर्स। ये सेंसर्स इनको, इन सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे, इन सारे सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे। और ये सारे सिग्नल्स दूर किसी रिमोट सेंसिंग सेंटर को भेज देंगे। ये क्या करेंगे, ये सारे सिग्नल्स खुद रख लेंगे और किसी रिमोट सेंसिंग सेंटर, जैसे अपने यहाँ इंडिया में हैदराबाद, और इसको दे देंगे। ये क्या करेगा, इन सिग्नल्स को देखेगा और एक मैप बना लेगा, टेबल बना लेगा, या तो मैप बना लेगा या टेबल बना लेगा, फोटोग्राफ बना लेगा। ये देखेगा कि इसने क्या क्या देखा है। आगे समझ में कि नहीं। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ है सबसे पहली चीज तो रिमोट। रिमोट मतलब सुदूर। ये सैटेलाइट उन चीजों को देख रहा जो इनसे बहुत, सैटेलाइट बहुत ऊपर है, पानी, पेड़, बिल्डिंग्स बहुत दूर है। तो सबसे पहली चीज इसने उन चीजों की स्टडी की है जो बहुत दूर है, विच आर फार अवे। ये उन चीज, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, सुदूर। और दूसरा वर्ड क्या है, सेंसिंग। सेंसिंग टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज, इनकी विशेषताओं का, गुणों का पता करना को क्या कहते हैं, सेंस करना। कहते हैं ना, सेंस कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, संवेदन। तो रिमोट सेंसिंग दो वर्ड से बना है। एक तो सबसे पहले इसमें क्या की जाती है, सेंसिंग, संवेदन, मतलब उनके गुणों के बारे में पता किया जाता है। किन के बारे में, जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है उनके बारे में अगर पता करते हैं तो उसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, ये समझ में आ गया। जो मैंने डायग्राम बनाया है यही है रिमोट सेंसिंग के स्टेजेस। सबसे पहले एनर्जी आएगी, ये सब अलग अलग ढंग से एब्जॉर्ब करेंगे, वापस को एमिट करेंगे। सूरज को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, सैटेलाइट करेगा। सैटेलाइट इनको डिजिटल फॉर्म में बदलेगा और किसे ले जाएगा। अपन एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। तो अपन ने सबसे पहले ये तो पढ़ लिया कि रिमोट सेंसिंग क्या है, दूर स्थित वस्तुओं के गुणों का पता लगाना बिना इस भौतिक संपर्क में आए, है ना, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। अपन को फाइंड आउट करना है ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिमोट विच आर सिचुएटेड फार अवे। हम उन चीजों के बारे में बिना संपर्क में आए पता करना है जो बहुत दूर है, उसी को क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स में सबसे पहले एक सोर्स होगा एनर्जी का। जैसे सूरज दिख रहा था कि नहीं, जब तक कोई एनर्जी आएगी नहीं तब तक कोई रिसीव क्या करेगा, क्या पेड़ रिसीव करेगा, क्या पानी, क्या बिल्डिंग। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबको सोर्स कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। सबसे पहले ये चाहिए। इसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें ऊपर एक्सेप्ट करेंगे तो इनको कौन ग्रहण करना चाहिए, सेंसर। तो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेंसर। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे सेंसर डिटेक्टर्स को, कितने टाइप के होते हैं, है ना, अलोंग द ट्रैक, अक्रॉस द ट्रैक, किस तरह टाइप के सेंसर होते हैं, आज कौन सा चलता है, शुरुआत में कौन सा चलता था। अब ये सेंसर किस में लगे हैं, सैटेलाइट में। ये सारे सेंसर किस में लगे हैं, तो हमें सेंसर भी पढ़ना है और सैटेलाइट भी पढ़ना है। अब होता क्या है, जब ये एनर्जी पानी, पेड़ और बिल्डिंग को जाती है तो ये वापस भी एनर्जी छोड़ते हैं। वो सारी जो वेव आती है और जाती है वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमें इनको भी पढ़ना है। आ रहा समझ में कि नहीं। इसके बाद
हमें पढ़ना है कि ये जो सिग्नल्स आते हैं उनकी स्टडी कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि जो सिग्नल आया है ये कोयला है, ये खदान है, ये कोई खेत है, ये कोई पेड़ है, तो उसमें स्टडी में क्या क्या देखते हैं, तो अपन वो देखेंगे क्या क्या देखते हैं। ठीक है, इतना तो कंपोनेंट्स में क्या आता है, कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ऊर्जा का स्रोत चाहिए। ऊर्जा का स्रोत के बाद ये जो ऊर्जा आ रही है और वापस जो ऊर्जा जा रही है वो सब के सब कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें इनको भी पढ़ना है कि जो वेव आ रही है और जा रही है कौन है, क्या है, कैसे क्या करती हैं। इसके बाद इन वेव को कौन ग्रहण कर लेता है, तो ये सेंसर कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये सेंसर काम कैसे करते हैं, इसमें मिरर कैसे होता है, इनमें है ना डिटेक्टर कौन सा होता है। सेंसर के बाद ये सेंसर किस में लगे होते हैं, सैटेलाइट। अब सिलेबस में ही लिखा है सैटेलाइट के प्रकार। अगर यूनिट पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 3 को खोलोगे उसमें लिखा है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो हमें तो टाइप्स पूरे पढ़ने हैं। उसमें अलग से ये भी लिखा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो जब आप रिमोट सेंसिंग का चैप्टर देखोगे, सिलेबस सबके पास है कि नहीं, तो जब आप रिमोट सेंसिंग वाली यूनिट को देखोगे तो उसमें एक उपग्रहों के प्रकार लिखा होगा और एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम लिखा होगा। तो इसका मतलब हमें ये दो भी पढ़ना है, हमें इसके साथ साथ इन दो को भी डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सी तरंग, कौन सी वेव सूरज से आएगी और वापस ऑब्जेक्ट्स उसको रिलीज करेंगे। तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझते हैं। सबसे पहले ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब आप किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ले जाओगे तो ये वाला चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और जब इसको इसके पास ले जाओगे तो ये दूर जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ये बता रहा है कि जब भी मैं इसको ले जाऊंगा तो इसको दूर करेगा। और ये क्या बता रहा है कि जब भी मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले जाऊंगा तो पास करेगा। तो जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आसपास की फील्ड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जब भी हम इन दोनों के आसपास का विद्युत क्षेत्र देखते हैं उसके लिए हमेशा फिजिक्स में एक पॉजिटिव चार्ज ही ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी पॉजिटिव को ले जाके टेस्ट कर रहे हैं, कभी नेगेटिव। जो भी परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में अभी जब भी चेक करना होता है तो हम किसको ले जाते हैं, पॉजिटिव को, चाहे हम नेगेटिव के पास ले जाएं चाहे पॉजिटिव के पास ले जाएं। आगे सच में अब हम जैसे जैसे इस नेगेटिव के पास लाएंगे उतना ही तेजी से ट्रैक करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां कुछ फील्ड है जिसमें ये लाइन है और ये पास आती जा रही है। ये जितनी पास आती जा रही है मतलब ये फील्ड उतना स्ट्रांग हो रहा है। देखो ये लाइन, देखो यहां पास है, यहां दूर है, यहां और दूर है। इसका मतलब इस चार्ज से मैं जितना दूर जा रहा हूं फील्ड कमजोर होता जा रहा है, और जितना इसके पास आ रहा हूं फील्ड, ये कैसे पता किया मैंने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी से देखा। जितना जितना पास आ रही है हमने समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ऐसे इसको हम यहां ले गए, यहां देखो इनमें गैप क्या है, कम है, यहां गैप, यहां, इसका मतलब इस चार्ज से मैं जितना दूर जाऊंगा कमजोर होता जाएगा। तो चाहे ये लाइंस दूर मतलब इससे दूर जा रही हूं, बाहर निकल रही हूं, चाहे इसकी और आ रही हूं, तो जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। आ रहा समझ में कि नहीं। तो जब भी तुम कोई चार्ज लोगे, आवेश लोगे, तो उसके आसपास एक फील्ड आ जाएगा जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। हाँ या नहीं, यहां तक कोई समस्या है। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को
ले जाना शुरू किया किसी स्पीड से, मान लो 40 मीटर पर मिनट से ले जाना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। फिर इस साइड ले गए 50 मीटर पर मिनट से, कुछ नहीं हुआ। हमने ये तो पता ये आवेश इसके चारों तरफ फील्ड है। अब हमने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ाना और घटाना शुरू कर दिया। जब भी हम किसी की वेलोसिटी, वेग को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आ जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन। समझना, ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड भी होगी। अब इसको हम ले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हमने इसकी स्पीड बढ़ाना बढ़ाना ऐसा शुरू कर दिया, तो जैसी स्पीड में बदलाव होता है, वेग में जो बदलाव होता है टाइम के सापेक्ष, रिलेटिव टू टाइम, उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण। और जैसे ही चार्ज में एक्सीलरेशन आ गया तो इस चार्ज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान गति से किसी चार्ज को ले जाएंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। लेकिन जैसे हम एक्सीलरेशन कर देंगे, त्वरण कर देंगे, मतलब या तो वेग कम करना शुरू कर देंगे, या तो जैसे हम बदलाव करना शुरू कर देंगे एक और फील्ड आ जाएगी जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यहां आ रहा समझ में कि नहीं? तो अगर ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, वो पूछेंगे अगर किसी को एक समान वेग से चार्ज को गति कराते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम मैग्नेट को भी कराओगे, कुछ नहीं होगा। तुम चुंबक को भी ले जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। ये मैग्नेट है, चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनी रहती है। किसी के पास कील व्हील को ले जाओ तो खींच लेता कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता ही है। अब इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से यहां ले जाओ, कुछ नहीं होगा। पर जैसी स्पीड कम ज्यादा करने लगो तो एक्सेलरेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, स्पीड बदलते ही मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। ऐसी चुंबक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्पीड बदलते ही वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देता है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो चार्ज में भी एक्सेलरेशन चाहिए और मैग्नेट में भी एक्सेलरेशन चाहिए। चार्ज में त्वरण क्यों चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, और मैग्नेट में त्वरण चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं होगा। बाकी ये इंडक्शन वाले में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जब भी लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर चेंज होता है पर यूनिट एरिया, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, एक शब्द पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब पर एरिया कितनी लाइन चेंज हो रही है। इससे मतलब नहीं लाइन बढ़ रही है कि लाइन घट रही है, बस लाइन चेंज होनी चाहिए, बस लाइन चेंज हो जाए सब सही हो जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक कोई दिक्कत है? एक समान इस गति से चलाओगे कुछ नहीं होगा, यह भी समझ में आ गया। एक्सेलरेशन करोगे बदलाव आना शुरू होगा, यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो ये ऐसा बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना होगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो? ये वाला प्लेन है मान लो मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तीसरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं? ये चार्ज है और इस चार्ज की वजह से ये बना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इस चार्ज में त्वरण दिया तो बन गया वो मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, आ रहा समझ में कि नहीं? अब ये जो फील्ड है ये ऑसिलेट होना शुरू होंगे और ये वेव की फॉर्म में ऑसिलेट होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनमें दोलन होगा, मतलब ऑसिलेशन होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम ज्यादा ऐसे ऑसिलेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। पर जो ऑसिलेशन होगा, नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं, समझो देखो ये मान लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां बना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इनमें जो ऑसिलेशंस होंगे वो क्या होगा, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होंगे। मतलब दो पेन देना,
ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो गए, मतलब ये जो तरंग बनी हुई है वो इसके भी परपेंडिकुलर आ जाएगी, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 90 डिग्री पे है और मैग्नेटिक के भी। आगे समझ में? तो ये देखो, ये समझ में आ रहा है? ये जो तरंग है, जो दोलन हो रहे हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली, इन्हीं को सामूहिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग समझ में आ गया? जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगा, चाहे कैसे भी मान लो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो तो कैसे भी तीनों एक दूसरे से हमेशा कैसे रहेंगे, 90 पे ही रहेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वहां बन रही है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर निकलने लगी है एक और वेव, जिसे बोलने लगे विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये सबसे पहला सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने, सबसे पहले ये कल्पना की थी मैक्सवेल ने कि इस तरह की कोई वेव होती होगी, कोई दोलन होता होगा, ऐसा उन्होंने थियोरेटिकली प्रूव कर दिया था, है ना, उन्होंने थियोरेटिकली प्रूव कर दिया था, मतलब ऐसी ऐसी उनकी इक्वेशन होगी जो मुझे समझ में नहीं आई, ऐसे करके उन्होंने एक्स आई और ऐसा करके उन्होंने एक पेज भर दिया, बोले देखो हेंस प्रूव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा पूरा एक पेज भर दिया उन्होंने, बोला देखो एक तरंग प्रूव हो रही है। तो इन्होंने कागज पर फॉर्मूला से, इक्वेशन से प्रूव कर दिया था कि जहां भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहां पक्का तरंग आएगी। पर इसको थियोरेटिकली किसने ढूंढा था? पर इसको उत्पन्न करके दिखा दिया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने इसको ओरिजिनेट करके, प्रोड्यूस करके ही दिखा दिया कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे समझ में कि नहीं? फिर अपने ग्रेट साइंटिस्ट आए जगदीश चंद्र, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर दी, जैसे तुम रेडियो वेव बोलते हो, लेकिन क्रेडिट कौन ले गए? मार्कोनी साहब, कि उस समय भारत गुलाम था तो पेटेंट वेटेंट की प्रोसेस थोड़ी सी लेट होती थी, जैसे कोई इंडियन साइंटिस्ट जाता भी था अंग्रेजों के पास तो ऐसे ही रख देते, ठीक है रख दो, भेज देंगे, देख लेंगे, तब तक किसने पेटेंट करा लिया? कम से कम 4 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कोई बात की, या तो उसको पेपर में लिख के दिखा दिया कि कोई होता है, या किसी ने उत्पन्न करके ही दिखा दिया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शुरुआत हो गई। यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी ऐसी जगह से ले जाओ जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वहां से निकाल दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधी लाइन में ही चलेगी, क्योंकि वो वहीं से पैदा हो रही है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो पैदा ही हो रही, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करते हैं, कभी भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि साउंड वेव है, कौन सी वेव है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से निकाल के देखूंगा। साउंड वेव होगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ध्वनि तरंग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालूंगा तो वो सीधी ही जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहली क्वालिटी क्या है, ये वेव ना तो किसी विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती है, ना तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित, डिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरा, वैक्यूम में, निर्वात में इनकी स्पीड होती है लाइट की जैसी, कितनी होती है? निर्वात में इनकी स्पीड होती है लाइट की जैसी। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसी इनका भी है। लेकिन जैसी ही किसी मीडियम में उतारोगे, जैसे ही किसी मीडियम में उतारोगे तो इनकी स्पीड हो जाएगी लाइट प्लस वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऐसे समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझते हैं, ऐसे समझना। लाइट की स्पीड निर्वात में, वैक्यूम में कितनी है? आगे समझ में। अब क्या हुआ, हमने इसको लाइट को पानी में डाल दिया और पानी में डालती स्पीड हो गई 2 × 10⁸, कम हो गई। जब कोई बैरियर नहीं था तब इतनी स्पीड से जा रहा था, और जैसे ही पानी में डाला स्पीड कितनी हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब
पानी वैक्यूम की तुलना में 3/2 गुना गाढ़ा है। वैसा गाढ़ा नहीं है जैसे शहद और पानी है, उस वेव के लिए गाढ़ा है, क्योंकि निर्वात में तो बहुत तेज जा रहा था, पानी में अब स्लो जा रहा। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, समझना, ये गाढ़ापन, ये डेंसिटी लाइट की बात कर रहे, वेव के लिए बात कर रहे। तो किसी वेव को गुजरने में कितनी दिक्कत जा रही, तो जब वो निर्वात में जा रही थी तो बहुत तेज जा रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पानी में डाला तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो मीडियम में जैसी डालोगे तो स्पीड कम होगी। कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है उसके अपवर्तनांक पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जितना गाढ़ा होता है उसी को बोलते उतना ज्यादा अपवर्तनांक। समझ में आया कि नहीं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड निर्वात में लाइट की जैसी होगी, पर जैसे किसी मीडियम में डालोगे तो स्पीड, ऐसा लाइट के साथ भी होता। तुम लाइट को भी पानी में डालोगे स्पीड थोड़ी 3 × 10⁸ होगा, तुरंत डाउन हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट क्या है, ये कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, निर्वात में वैक्यूम में इनकी स्पीड लाइट के जैसी है, पर मीडियम में डालते ही इनकी स्पीड कम हो जाती है। डिपेंड करता है अपवर्तनांक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगी उतनी स्पीड। यहां तक समझ में आया? गाढ़ापन, बस लाइट उस वेव के लिए, अगर वो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई मतलब बहुत गाढ़ा उसके लिए। समझ में आ गया? जैसे अपन लोग जो डेंसिटी बोलते हैं वो अपन ऐसी फिजिक्स के नॉर्मल में, लाइट में उसे या वेव के लिए उसे गाढ़ापन नहीं बोलते, उसे बोलते अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? क्लियर? चौथा, जब ये मीडियम बदलेगी, जब भी मीडियम चेंज होगा, माध्यम परिवर्तित होगा, तो इन वेव की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगर ये एयर, वैक्यूम, पानी, मिट्टी का तेल, लकड़ी कहीं से भी जा रही है तो कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? चेंज होगी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा, ये सब लाइट पे भी काम करता है, क्योंकि लाइट खुद अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हुआ कि एक वेव है और वो जा रही है, समझ में आ गया? तो उसकी मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल है वो चेंज नहीं होगा, पर चेंज होनी है तो क्या चेंज होगी? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज होना होगा तो वेवलेंथ चेंज। अगला पॉइंट, इन वेव के साथ, इन तरंगों के साथ, वेव्स के साथ एनर्जी और मोमेंटम भी चलते हैं। मतलब ये अपने साथ ऊर्जा और संवेग को भी कैरी करती। जब ये तरंगें चल रही हैं तो इस अपने साथ ऊर्जा भी लेके जाती हैं और मोमेंटम, मोमेंटम मतलब इनमें कोई ना कोई मास होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का m इंटू, तो इन तरंगों का कुछ ना कुछ मास होगा, इनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इसलिए अपने साथ क्या लेके जा रही? ऊर्जा भी लेके जाती है। और तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज लिखो, विशेषताएं लिखो। विशेषता बता दोगे? सबसे पहले, जब भी इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो सीधे जाएंगी कि डिफ्लेक्ट होंगी? सीधी रेखा में जाएंगी, विक्षेपित। वैक्यूम में, निर्वात में इनकी स्पीड कितनी है? पर जैसी किसी मीडियम में डालोगे तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? अपवर्तनांक पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जैसी मीडियम बदलेगी तो क्या नहीं बदलता है और क्या बदल जाता है? तरंग दैर्घ्य चेंज होती है, एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी भी चेंज होती है। अगला, ये अपने साथ क्या कैरी करके ले जा रही है? एनर्जी भी कैरी करके ले जा रही और मोमेंटम भी कैरी करके ले जा रही है। यहां तक समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है? एक रेंज होती है। जैसे हमने क्या किया, हमने देखा कि जिनकी 10⁻⁻14 मीटर से भी कम है, हमने देखा कुछ ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी वेवलेंथ, जिनकी तरंग दैर्घ्य इससे भी छोटी है। तो हमने कहा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा गामा। हमने देखा कि ऐसी तरंग दैर्घ्य जो पूरी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? ये ना तो विक्षेपित हो रही,
निर्वात में लाइट की स्पीड से भी चल रही, ऊर्जा भी लेके जा रही, और एक पॉइंट तो रह गया इंपॉर्टेंट, इनको किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत, दे डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इन्हें चलने के लिए मीडियम, ये निर्वात में भी तो चल सकती है ना, निर्वात में 3 × 10⁸ से, तो मीडियम नहीं चाहिए इनको चलने के लिए, मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए किस टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। समझ में आ गया? तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। तो हमने देखा एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, और ये हमने नाम रख दिया गामा। और गामा कैसे उत्पत्ति होती है, जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का डिके होता है, क्षय होता है, तो वो अल्फा, बीटा और गामा 3 रेज छोड़ता है। एक अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, एक बीटा पार्टिकल छोड़ता है और एक तरंग छोड़ता है जिसका नाम है गामा। तो सबसे पहली बात हमने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, 10⁻⁻14 या -12 कहीं कहीं लिखा है, इससे भी छोटी। और ये कब निकलती है, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ऐसे नाम सुन रखे हैं नहीं, इनसे निकल रही है। हमने देखा यूरेनियम से कुछ तरंगें निकल रही हैं और उन तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बहुत छोटी है। समझ में आ गया? और वेवलेंथ एनर्जी जस्ट उल्टा होता है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी तो इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। तो हमने देखा बहुत ज्यादा एनर्जी वाली कोई वेव निकल रही है जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया गामा। और हमने कहा ये तो इसकी बहुत ज्यादा क्षमता है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको खाने के ऊपर डाल देते हैं, फूड मटेरियल पर रख देते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि सारे बैक्टीरिया मार देगा। इतनी एनर्जी है ना कि पेनिट्रेट कर देगा, बैक्टीरिया के आर पार निकल जाएगी, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो तुम्हें खाने पर गामा डालना बस, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा, और भेदन क्षमता के ऊपर जैसे ही खाने के ऊपर डालोगे सारी बैक्टीरिया मर जाएंगे। और दूसरा हमने कैंसर सेल पे भी डाल दिया, वो भी मर गई, सारी कैंसर सेल को इसने निपटा दिया। तो गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, से भी कम। कैसे बनती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जब भी टूटता चला जाता है, जैसे तुम यूरेनियम आज 5 ग्राम रख दो और कुछ सालों बाद जाओगे वो अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप टूटता जाता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय से होता है। इसका यूज क्या है, खाने को भी प्रिजर्व रखता है। और इसकी खोज की थी एक बेकुरल नाम के साइंटिस्ट थे और एक मैडम क्यूरी थी, इनके नाम सुने हैं? इन्होंने क्यूरी, इनको, हाँ, तो मैडम क्यूरी और बेकुरल, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी, इन लोगों ने गामा रेज को डिस्कवर किया था। तो गामा रेज से इतने क्वेश्चन आएंगे, गामा रेज बनती कैसे है, गामा रेज की वेवलेंथ कैसी है, गामा रेज को ढूंढा किसने है, और गामा रेज के यूज क्या है। आ रहा समझ में कि नहीं? फिर हमने देखा कि हमें 10⁻⁻9 नैनो, मतलब 9 मीटर, मतलब अपने आप ही क्या हो गई, नैनो। अब हमें मिली 10⁻⁻14 तक तो नहीं मिली, नैनो की रेंज में मिल गई। 10⁻⁻14 से नीचे कहां तक मिल गई, नैनो। तो हमने कहा इसका नाम रख दिया जाए एक्सरे। इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो पहली वाली कहां तक थी, 10⁻⁻14, ये नैनो तक आ गई, 1 नैनो तक आ जाती है एक्सरे। तो हमने कहा एक्सरे, एक्सरे कैसे बनती है, एक्सरे ट्यूब से बनती है। एक्सरे को बनाने के लिए एक एक्सरे ट्यूब रहती है, जब एक्सरे हुआ है तो उसमें एक रहती है, तुमने देखा होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं एक्सरे निकलती है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालोगे तो एक्सरे निकाल देगा। तो एक्सरे कैसे बनती है, एक्सरे ट्यूब से। और एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंजन ने। रोंजन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसे रोंटजन या रोंजन कहते हैं, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। और इसका यूज किस में करते हैं, तो आंतरिक अंगों के परीक्षण में, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। एक्सरे का यूज किस में करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में।
तो कैसे बनती है, किसने खोजी है, किस में यूज करते हैं, कितनी वेवलेंथ है। आ गया समझ में कि नहीं? तो हमने देखा एक और हमें वेव मिल गई, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें भी सारी प्रॉपर्टी थी, ना तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो सीधे आप खड़े हो जाओ, अब तक एक्सरे पहुंच जाएंगी, है ना, तो सीधे पहुंच जाती थी। बस मीडियम में डालो तो स्पीड कम हो जाती थी। ये ट्रांसवर्स वेव थी। ट्रांसवर्स याद है, जो ऐसे ऐसे चलती है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और जो ऐसे ऐसे चलती है वो, जो ऐसे चलती है वो अनुप्रस्थ है, और जो ऐसे चलती है वो अनुदैर्ध्य है। तो ये भी अनुप्रस्थ चल रही, तो हम ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही जा रही है। हम ये भी आज से इसी कैटेगरी में आ जाएगी। फिर हम और गए, कैसा, और उसमें होगा रेंज को, होगा कुछ ना कुछ पीएससी में, नहीं तो चलो मैं देख के बता दूंगा ना। फिर हमने देखा 1 नैनो से 400 नैनो। देखो अब हम वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या थी, 10⁻⁻14, फिर हमने नैनो तक ले गए। अब 1 नैनो से कहां चले गए, 400 नैनो तक, और हमने बोला ये तो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। इसको डिस्कवर किया था रिटर ने, अल्ट्रावायलेट रेज। इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं नकली नोटों की जांच में। इसका यूज किस में करते हैं, फिंगरप्रिंट की जांच में। और एक दो और यूज है, यूवी, यूवी पानी को साफ करने में भी यूज करते हैं। आरओ और यूवी सुना होगा, हेमा मालिनी जी कैंट आरओ और यूवी देते ना, उसमें भी तो पानी को साफ करने में भी यूज करते हैं। नोट देखा होगा, बैंकर्स रहते, लाइट ब्लू टाइप की लाइट रहती है, नकली नोट के लिए उस पर लाइट फेंकते हैं, और ये केवल नोट नहीं दस्तावेज भी बता देती है। तो अगर कोई फेक या फॉरफिट डॉक्यूमेंट्स होगा तो बता देगा नकली है। तुम लोगों ने बैंक में देखी यूवी रेज की नहीं देखी? अरे खूब उसमें देखता है, नीली लाइट है तो उसके नीचे नोट रख के देखते हैं, अगर उन्हें शक होता है, छूने बने लगता है कागज थोड़ा सा डाउटफुल है, तो यूवी रेज के नीचे ले जाते हैं। तो वो नकली नोट, नकली डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट, इन सब की जांच में यूवी रेज पानी को साफ करने में रिटर ने डिस्कवर किया था। इतना पूछेंगे, इसकी वेवलेंथ पूछेंगे, और किसने ढूंढा, और क्या क्या यूज है। अगला, फिर हमें वेवलेंथ मिली 400 से 750 की, अब और बढ़ गई, अब हमें वेवलेंथ और ज्यादा, और ये वेवलेंथ हमारी रेटिना ले लेती है। तो जब सूरज की किरण आती है ना, तो उसमें 10⁻⁻14, 1 नैनो, 400 नैनो सब रहती है, पर हमारी आंखों को चाहिए ये वाली। हम कितने से कितनी वेवलेंथ में देख पाते हैं, 400 से, तो ने कहा ये तो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, इसमें तो हमें सब दिख रहा है। आजकल मीम नहीं चला, ये क्या देख रहा हूं मैं, अंधा क्यों नहीं हूं नहीं अच्छा है मैं अंधा हूं, हाँ ये क्या हो रहा है, अच्छा मैं अंधा हूं, तो क्या, हाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा मुझे, अच्छा है कि मैं अंधा हूं। तो वो जो देखना पड़ रहा है ना, वो इसी लाइट की वजह से, मतलब इस वेव की वजह से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें भी वो सारे गुण हैं। ये लाइट की स्पीड से चल रही होगी, खुद लाइट ही है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती होगी, ये अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके जा रही होगी, जब दूसरे मीडियम में कूदती होगी तो वेवलेंथ बदल जाता होगा, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती हो। तो जितने प्रॉपर्टीज है वो सब पे अप्लाई कर सकते हो, गामा पे, एक्स पे, यूबी पे, लाइट रेज पे। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है दुनिया को ताड़ने में। तो दुनिया को जो तुम देखते हो वो इसी की मदद से देखते हो, 400 से 750 की। तो तुम्हारी जो रेटिना है वो इतनी रेंज के लिए सेंसिटिव है, नहीं इससे ज्यादा का देख सकती है ना। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम देख नहीं पा रहे वो है ही नहीं दुनिया में, हो सकता है, क्योंकि तुम इससे ज्यादा पीछे कोई देख ही नहीं पा रहे ना, तुम 400 से पहले का कुछ देख नहीं पा रहे, और 750 से ज्यादा का कुछ देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम वही देख पा रहे हो जो तुम्हारी रेटिना, इसका मतलब क्या वो है नहीं। जैसे दुनिया में साउंड केवल वही सुन सकते हो जो 20 से 20,000, तो क्या 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज का साउंड होता नहीं होगा, 20 से कम का होता नहीं होगा।
हम नहीं सुन सकते। कोई कह रहा हमें सुनाई दे रहा, बोले कुत्ते हो तुम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम नहीं सुन पा रहे तो वो साउंड होता नहीं है, हम नहीं सुन पा रहे। तो ऐसी दुनिया में ऐसी कई चीजें जो हम देख नहीं पा रहे पर होती हैं, कई चीजें सुन नहीं पा रहे जो होती हैं। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में कितने कलर होते हैं? विबग्योर होते हैं। तो वायलेट के पहले वाला अल्ट्रा वायलेट हम पढ़ चुके हैं, अब हम रेड के बाद वाला पढ़ेंगे इंफ्रारेड। तो अब हमें मिला 750 से 25 माइक्रोन, 750 नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁻9 से लेकर अब हम आ गए 25 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो नैनो तो पता है कि नहीं? नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो में सपना। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 6। ठीक है, तो नैनो मतलब 10⁻⁻9, अब मैक्रो बढ़ता जा रहा। हमने बोला ये तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड देती है हीट। इंफ्रारेड क्या देती है? हीट। मतलब इसका काम, इसका यूज है सिकाई, थेरेपी। तो थेरेपी में इंफ्रारेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें गर्मी वगैरह रहती है तो रहता है। इसके बाद ये समझ में आ गया? एक यूज और मिस हो रहा मुझसे कुछ, तो देखेंगे अभी बता देंगे, आंसर आइटम एक आध जोड़ देंगे। इसके बाद अब हम आ गए 25 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर, और हमने बोला इसका नाम होगा माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग है। किसमें? हाँ, टीवी रिमोट, इसका यूज करते हैं टीवी में, टीवी के रिमोट में। और इंफ्रारेड की खोज की थी हर्सेल ने, और इसकी खोज की थी हमारे न्यूटन साहब ने। न्यूटन को ही ग्रेविटी दिखी, उन्हीं को लाइट दिखी, तो उन्होंने सबसे पहले दिखना शुरू हुआ तो उन्होंने ग्रेविटी देख ली। तो न्यूटन साहब ने ही लाइट रेंज, इस रेंज की लाइट खोजी थी न्यूटन साहब ने। उन्हें जब दिखना शुरू हुआ तो सेब गिरता हुआ दिखाई दिया। इंफ्रारेड को किसने ढूंढा था? हर्सेल ने देखा था। अब हम आ गए उन पे जो 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा, इतनी ज्यादा वेवलेंथ है, तो एनर्जी क्या होगी? बहुत कम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ऊर्जा एक दूसरे क्या है? जितनी बड़ी वेवलेंथ होती जाएगी ऊर्जा उतनी, और जितनी कम, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी? गामा में, क्योंकि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है, इसलिए उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो अब हम क्या करें? टेलीफोन के टावर से रेडियो वेव निकालें जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य है, कि गामा निकालें? कौन सी वेवलेंथ हमें निकालनी चाहिए रेडियो से? देखो, इनकी वेवलेंथ कम है कि ज्यादा? ज्यादा ना, 1 मिलीमीटर से भी बड़ी है, तो इनमें एनर्जी क्या होगी? कम। तो जब तुम्हारे आसपास से निकलेगी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इनमें एनर्जी नहीं है। और गामा अगर निकलेंगे तो आदमी डेली मरेगा, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत है ना। तो रेडियो, इसकी खोज वैसे तो जगदीश चंद्र बसु ने की थी, पर दिल टूट जाएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा मार्कोनी, पर ढूंढा था एक इंडियन ने, जगदीश चंद्र बसु ने, है ना, रेडियो। और इसका यूज किसमें है? दूर संचार में, टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में। माइक्रोवेव का यूज सिकाई में करते हैं, और इसका यूज माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। नाम तो सुना ही होगा, माइक्रोवेव ओवन। मैंने आज तक इस पे खाना नहीं बनाया, किसी ने चेक किया है? मैंने नहीं बनाया इस पे, बस यही एक चीज रहेगी चेक करने की। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन कैसा? नहीं, इसमें खासियत देखो, माइक्रोवेव ओवन में देखो, सुनो, जो इंफ्रारेड होती है ना, जो हीट होती है, वो पहले बर्तन को गर्म करती है, और बर्तन गर्म होता है तो उससे खाना गर्म होता है। माइक्रोवेव में क्या होता है? बर्तन गर्म नहीं होता, केवल खाना गर्म होता है। कारण है, माइक्रोवेव को पानी एब्जॉर्ब करता है, और बर्तन तो सूखा रहता है, तो बर्तन माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। खाने में पानी रहता है, और वो क्या करता है? माइक्रोवेव को पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी उबलने लगता है, इसलिए वो खाने को उबाल देता है, बर्तन नहीं उबलता, इसलिए उसमें हीट कम लगती है। माइक्रोवेव में हीट लगती ही कम है, क्योंकि केवल खाने को देनी है। इंफ्रारेड में दिक्कत है कि पहले वो बर्तन गर्म करेगा, फिर बर्तन खाना गर्म करेगा,
इसलिए इसमें खाना जल्दी पकता है और बिजली की बचत होती है, इसलिए माइक्रोवेव थोड़ा सा अच्छा है। तो ये हमने गामा से लेकर रेडियो तक वेव पढ़ ली, किसने डिस्कवर की, ये सब पढ़ ली। और हमने जो पूरी रेंज बना दी कि यहां से यहां तक 10⁻⁻14 से 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा तक की है, ये हो गई विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? इस पूरी रेंज को, परास को स्पेक्ट्रम, ये सब छोटी छोटी क्या है, सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और सबको हमने लाके रख दिया और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रख दिया, तो वो बन गया स्पेक्ट्रम। तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, तो तुम लिखोगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की बढ़ते, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंगों की वो व्यवस्था जिसमें तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन आएगी? सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी अल्ट्रावायलेट, वेव के पहले अल्ट्रावायलेट, इसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, के बाद माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो। इनकी वेवलेंथ याद करना है, इनके यूज याद करना है, और इनके खोजकर्ता याद करना है, वो कुछ भी पूछ लेगा। याद हो गए? तो हर्सेल ने किसको ढूंढा था? रिटर्न ने यूवी, यूवी, यूवी। एक्सरे को किसने ढूंढा? रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन ने। गामा को क्यूरी एंड बैकुरल। विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश को न्यूटन ने। इंफ्रारेड को हर्सेल। इसके बाद माइक्रोवेव को अच्छा, माइक्रोवेव लिखवाया नहीं क्या? अच्छा, इंफ्रारेड, ओए IR नहीं लिखा। अरे IR में तो हर्सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोवेव नहीं लिखाया। अच्छा, अपन ने माइक्रोवेव नहीं लिखा, तो इसमें ये यूज हटा देना, माइक्रोवेव ओवन, बाकी तो सब सही है। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग है, इसको डिस्कवर किया था, ये हो जाएगा 25 माइक्रोमीटर से 1 mm तक। इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, और इसका भी यूज करते हैं टेली कम्युनिकेशन में। टेली कम्युनिकेशन में ये भी यूज होती है, दोनों यूज होती है, रेडियो भी, माइक्रो, क्योंकि ये भी ऊर्जा बहुत कम है। माइक्रोवेव को डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। तो ये हो गया, तो हर्ट्ज ने जो बना के दिखाई थी वो माइक्रोवेव थी। देखो बताया था मैक्सवेल ने कि इस तरह की कोई वेव होती है, पर सबसे पहले दिखाई किसने थी? और हर्ट्ज ने यही माइक्रोवेव दिखाई थी, जबकि मार्कोनी साहब और जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो वेव बनाई थी। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आएगा, लिख दोगे 50 शब्दों में आएगा, तो नाम, अगर 9 लाइन में आए तो तुम ज्यादा नहीं लिख सकते, नाम, वेवलेंथ और यूज, या डिस्कवर। एक टेबल बना देना, तुम एक टेबल बना देना। सबसे पहले चाहिए तुम्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहली लाइन में तो बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, फिर तरंग का नाम, उसकी वेवलेंथ, खोजकर्ता डिस्कवरर, और इसके बाद बता दोगे यूज। ऐसी एक टेबल बना देना है। तो गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, 7 लाइनें मिलेंगी तुम्हें। तो एक लाइन तो ये खा गई, वो होगी 8 और 1 9, तुम्हें 9 लाइन मिलेगी। एक भी लाइन तुमने बर्बाद की तो तुम्हारा भविष्य क्या हो गया? किसमें? अरे डेफिनेशन लिखोगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखना।
तरंग दैर्ध्य है ना, आप फ्रिक्वेंसी मत जाओ, कि अपन ने जो रटा है वो सब वेवलेंथ रटी है, फ्रिक्वेंसी पर अलग से रटनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम सी में डिवाइड कर दो, नहीं सी में अगर लैम्डा का भाग दोगे तो आ जाएगा, उल्टा नहीं करना। अरे 3 इंटू 10⁸ होगा, तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं समझ में, 10⁻⁻14 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 इंटू पावर 10⁸ में। चलो ये याद हो गया, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, तो पहला तो अपन ने सॉल्व कर लिया। तो रिमोट सेंसिंग का जो पहला है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें कहीं कोई समस्या है? इनके गुण गुण यही होगा टेस्ट में, अब यही पूछेंगे और तुम्हें धड़ाधड़ बताना है, बाकी सब डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जी चल क्या रहा है, बाकी आंसर राइटिंग वाले आ जाते डिप्रेशन। अब है सैटेलाइट्स के टाइप, उपग्रहों के टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, यहां समझते हैं। देखो, तो अगर वैसे बच्चों के हिसाब से कक्षा 6वीं के हिसाब से पूछेंगे तो सैटेलाइट होते क्या? सबसे पहले सैटेलाइट होते हैं जो किसी प्लेनेट या किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक जैसे चंद्रमा, और एक कृत्रिम जैसे इसरो या नासा जो लॉन्च करती है। ठीक है, तुमसे ये नहीं पूछा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं पूछा, ये उम्मीद कक्षा 6 के बच्चों से हो सकते। बताओ सैटेलाइट के टाइप, बोले दो एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, भी तुमसे पूछ ही नहीं रहा, वो तुमसे पूछ रहा और बड़े लेवल में बताओ। तो सैटेलाइट के टाइप, तो सैटेलाइट क्या होता है? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट्स को अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप मतलब इनको दो टाइप से बांटा जा सकता है। सबसे पहले ये किस कक्षा में है, किस ऑर्बिट के, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स इन विच दैट सैटेलाइट रिजाइड, मतलब वो सैटेलाइट किस कक्षा में है उसके आधार पर भी बांट सकते हो, और उसके एप्लीकेशन, उस सैटेलाइट का यूज क्या है उसके आधार पर भी बांट सकते हो। तो सैटेलाइट के टाइप दो हिस्से से हो सकते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट की बात करते हैं। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब वो कर्व्ड पाथ, वो वक्राकार पथ जिस पथ पर वो उस ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो वो कर्व्ड पाथ होता है। ऑर्बिट का मतलब वो वक्राकार पथ, मुड़ा हुआ रास्ता जिसमें चलकर कोई सैटेलाइट किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। तो ऑर्बिट का मतलब समझ में आ गया। अब एक एक करके समझते हैं, फिर इसमें वापस आएंगे। सबसे पहले मान लो ये धरती है, ये धरती सुनील शेट्टी की माँ है बॉर्डर पिक्चर में नहीं कहते? चलो चलो, तो वही है कि एक आर्मी में ब्रिगेडियर साहब होते हैं, पूछते हैं सिपाहियों से, बता ये कौन है? ठीक है, था ये फर्श है, तो उसको बहुत मारते हैं। दूसरे पूछते क्या है? बोले जमीन है, उसको मारते हैं। एक कहता ये धरती मेरी माँ है, बोले शाबाश, बोले धरती मेरी माँ है। तो बोले ये क्या है? बोले मेरी चाची है, सुरेश की माँ है बोले जब उसकी माँ है, अब मेरी माँ थोड़ी हो सकती है, मौसी चाची बुआ हो सकती। तो वही है, क्या है आंसर राइटिंग वाले? अच्छा, क्लास वाले बैठे हैं, कौन से वाले? देख लो, क्लास वाले हैं तो भिजवा दो। ओके भेज दो, क्योंकि हम नया चैप्टर शुरू करें। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम खत्म हो गया, सैटेलाइट समझ लें। हाँ हाँ, ऐसे ही करते थे हम लोग, ऐसे ही करते थे, टॉपिक चल रहा होगा, टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा नहीं बुलाते थे, फिकट्टी एंट्री होती है। क्या होता? हर एक मिनट में कोई आता, उससे डिस्टर्बेंस होता। अपने स्पेक्ट्रम समझ लिया, अब बुला लो। अब पढ़ेंगे सैटेलाइट, इससे यूनिट 7 वाला भी समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते कैजुअल हो जाता, मुझे लगता है कि आ ही रहा होगा, तो बहुत हंसी मजाक में ही पढ़ाता हूँ। कई बार मैं बहुत, नहीं है ना, एक ही बच्चा है? अच्छा बच्ची है, बुला लो बुला लो। चलो अब देखो, अर्थ में देखो, सुनो। पृथ्वी, तो उसमें कोचिंग क्या कर सकती है? बताओ, मैकेनिक रख दें कोचिंग में और तुम फोन करो, 100 डायल करो, और आई मैग्नस के किसी भी बच्चे को
और क्या, बच्चा गया मूवी देखने, सर टिकट नहीं मिल रही, तो अपन एक हेल्पलाइन खोज ले रहे। उसमें कोचिंग क्या कर सकती, तुम्हारी स्कूटी अगर खराब हो गई, कल डॉक्टर को दिखा दिया तुमने कि नहीं दिखा पाए, तुम तबीयत बताओ, कौन तुम अच्छा, कल तुम आए ना कि डॉक्टर सर हमें मिल नहीं पा रहे 2-3 दिन से, तो हमें डॉक्टर मिले, हमें डॉक्टर ने कहा सर्विसिंग करा लो, उन्होंने कहा गले में खराब, गला बदल दो, लेरिंग्स बदल दो, फेरिंग्स के नीचे। चलो अब देखो अर्थ में देखते हैं, ये पृथ्वी है ना, और जो सैटेलाइट होगा वो उसी का चक्कर लगाएगा। तो अगर ये 1000 किलोमीटर, देखो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने 1000 किलोमीटर लिख के दिया है, और इतनी बड़ी एजेंसी अगर लिख रही है तो ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहती है 1000 किलोमीटर तक अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। तो इस ऑर्बिट को क्या बोलोगे, अगर यहां से लेकर यहां तक अगर तुम चक्कर लगा रहे हो, जैसे यहां धरती की सतह से लेकर कहां तक 1000, तो हो सकता कोई 100 पे लगा रहा हो, कोई 200 पे लगा रहा हो, कोई 500 पे लगा रहा होगा, पर 1000 तक क्या माना जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। और इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होगा उसे बोलेंगे LES, लो अर्थ सैटेलाइट, निम्न भू उपग्रह। तो सबसे जो पहला टाइप होगा वो यही होगा जो धरती की सतह के पास में है, पास मतलब 1000 किलोमीटर से नीचे है, तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, लो अर्थ सैटेलाइट। और इस कक्षा को क्या बोलते हैं, तो क्या कक्षा के आधार पर हम पहला नाम LES लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब वो उपग्रह जो धरती के निकट है और निकट कहीं कक्षा पर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 1000 किलोमीटर तक है, समझ में आ गया। अब इतने पास में सैटेलाइट, अब देखो ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर पे होती है, क्षोभ मंडल कितने में होता है, 15, 16, 18 तक होता है, उसके ऊपर प्लेन चलते हैं, धरती के ऊपर आंधी तूफान चलती रहती है 16-18 किलोमीटर तक, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, इसके ऊपर प्लेन चलता है। तो इसका मतलब ये तो वेल अंडरस्टूड होगा, ये तो समझदारी होगी कि सैटेलाइट कोई 15 किलोमीटर पे नहीं उड़ाएगा, कोई सैटेलाइट 15 किलोमीटर पे नहीं छोड़ेगा क्योंकि प्लेन ही उड़ रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा उन्होंने बोला, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला कि हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर कहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आंधी तूफान आता है वो नीचे ही आता है, 14-15 किलोमीटर के बाद आता नहीं है, लेकिन हम फिर भी 100 गुना दूर ले जाते हैं, हम 150-200 किलोमीटर से नीचे कोई सैटेलाइट लगाते ही नहीं है। कोई पायलट सन की हुआ तो बोला थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, 50 किलोमीटर के ऊपर ले चलते हैं 50 किलोमीटर की रेंज पे, तो हम 14 किलोमीटर के ऊपर कहीं भी सैटेलाइट लगा सकते हैं 1000 तक, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट कहां तक बोलोगे 1000, तो 14 किलोमीटर से ऊपर 1000 तक हम कहीं भी सैटेलाइट लगा सकते हैं। लेकिन जिस रेंज में प्लेन उड़ते रहते हैं हम उससे 10 गुना ऊपर चलते हैं, तो प्लेन उड़ते हैं 17, 18, 20 तक, तो हम 200 से नीचे कभी कोई सैटेलाइट, जिस एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे, तो लो अर्थ सैटेलाइट। अब इतने पास में सैटेलाइट क्यों लगाओगे, तुम बताओ, इतने पास में सैटेलाइट क्यों लगाओगे, बताओ। सबसे पहला रिमोट सेंसिंग, जैसे हमें ये देखना है कि रिमोट सेंसिंग हमें चाहिए सिग्नल, उससे रिमोट सेंसिंग अभी पढ़ रहे थे कि नहीं, सैटेलाइट ऐसे उड़ते रहते हैं और वो सिग्नल्स लेते रहते हैं, तो हम रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट को पास में लगा दें जैसे जल्दी से सिग्नल मिल जाए। तो लो अर्थ ऑर्बिट में हम सुदूर संवेदन वाले रिमोट सेंसिंग को हम लगा सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट को हम कहां लगाना चाहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में। और क्या करोगे तुम लो अर्थ ऑर्बिट में, और क्या करोगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है कि जब भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उन्हें चंद्रमा की उड़ान में जाना है, यहां जाना है, तो बीच में फ्यूल भरना होता है, थक जाते हैं, तो उन्हें बीच में स्टेशन पर रुकना पड़ता है कि नहीं। तो तुम क्या चाहते हो कि स्टेशन पास में हो कि स्टेशन दूर हो, हम चाहते हैं धरती के पास में कोई स्टेशन मिल जाए, जैसे धरती से कम्युनिकेट करना, कोई सामान पहुंचाना वगैरह आसान हो।
तो लो अर्थ ऑर्बिट में हमेशा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाते हैं। अभी दुनिया में केवल एक है, वो खत्म होने वाला है, और चाइना अपना दूसरा बना रहा है। तो अभी रूस, अमेरिका, जापान सब लोगों ने मिलकर बनाया। अभी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो दुनिया के सारे देशों ने मिलकर बनाया है, और उसका टाइम अब खत्म होने वाला है, और चाइना का बनने वाला है। फिर दुनिया में केवल एक ही स्पेस स्टेशन बचेगा, किसका? फिर बोलेगा किराया, वो मंगलयान, पैसे लगेगा। चंद्रयान तुम पे ज्यादा, अफ्रीका चलो तुम्हें सब्सिडी दे देते हैं, इस टाइप की होगा। तो अभी केवल एक ही रहेगा, 2-4 साल बाद देखना केवल चाइना का रह जाएगा, बाकी ये शायद 2030 तक ही बचा है, इसके बाद नहीं चलेगा। तो रिमोट सेंसिंग वाले पास में रखोगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले को पास में रखोगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट में किसको किसको रखोगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और रिमोट सेंसिंग को। आ गया समझ में कि नहीं? यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या? अब और समझो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझो। यहां कहीं अपना इंडिया होगा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर कहीं इंडिया होगा, और इंडिया के उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई। मान लो इस बार सूखा पड़ा, मान लो असम में, केरला में बाढ़ आ गई, तो कितनी जगह पानी से डूबी हुई है रिमोट सेंसिंग से पता चल जाएगा। रिमोट सेंसिंग से पता चलेगा कि नहीं? कि वो देखो, जैसे ही वो घरों के ऊपर से निकलेगा, सड़क के ऊपर से निकलेगा, पहले तो अगर सड़क से सिग्नल आ रहा होता तो अलग आएगा, पर अगर सड़क पानी से डूबा हुआ है तो अलग आएगा, और कितना डूबा है उसके आधार पर लगाएगा, इतना है कि इतना है कि इतना है, उतनी ज्यादा बदलेगा। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब हम क्या करें? अगर हमें पता करना है इंडिया में बाढ़, सूखा, तो एक ऑप्शन हम सैटेलाइट को ऐसे ले जाएं, जिक 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 ऐसे, या फिर हम ऐसे ले जाएं। तुम बताओ कैसा सही रहेगा? ऐसे ले जाएं तो हमें बाढ़ के बारे में जानकारी, सूखा के बारे में, आग के बारे में, कि ऐसे ले जाएं तो बता देगा। तुम बताओ कैसे? वेस्ट टू ईस्ट ले जाएं कि नॉर्थ से साउथ ले जाएं? कैसे हम सैटेलाइट को ले जाएं कि वो बाढ़ के बारे में बता दे? कैसे ले जाएं बताओ? पक्का? ऐसे में क्या दिक्कत है? ऐसे में क्या होगा? फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे करके ही आना पड़ेगा ना। ऐसे में तो पूरा फोटो ले लेगा। आ रहा समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब है जो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट होते हैं वो पोल से पोल चलते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से, तो सैटेलाइट ऐसा जाएगा। और इस ऑर्बिट को क्या बोलोगे? पोलर ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसे क्या बोलोगे? पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। नहीं आया समझ में? देखो, ऐसे जो घूम रहा है इस कक्षा को क्या बोलोगे? ध्रुवीय कक्षा, क्योंकि ध्रुव से ध्रुव, पोलर ऑर्बिट। और इसमें जो सैटेलाइट घूम रहा है उसको क्या बोलोगे? ध्रुवीय उपग्रह। तो LES में ही एक टाइप होता है पोलर सैटेलाइट, इसी में होता है ध्रुवीय उपग्रह। निम्न वाले में ही होता है, क्योंकि पास में ही से तो ले जाओगे ना, 1000 किलोमीटर के ऊपर से थोड़ी चेक करोगे कहां बाढ़ है, पास से ही तो देखोगे। इसका मतलब जो निम्न भू उपग्रह होता है वो ही पोलर ऑर्बिट भी होता है। आ रहा समझ में कि नहीं? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, वो ध्रुवी भी होगा, तो जो निम्न वाला होगा वो ध्रुवी भी होगा। अब ये बात समझ में आ गई? अब देखो, जब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जा रहा है तो ये क्या चाहता है? ये भारत में इसे बाढ़ देखनी है, आग देखनी है, तो ये दिन में निकले या रात में निकले? तुम बताओ। अच्छे सिग्नल्स कब मिलेंगे, दिन में या रात में? दिन में सूरज आएगा, उन पे लाइट पड़ेगी, तुरंत सैटेलाइट कैच करेगा। अच्छा, रात में दिक्कत जाएगी, क्योंकि अभी इतने एडवांस सबके पास होते नहीं है जो नाइट में भी सेंसर ले ले। तो हम चाहते हैं कि जब ये सैटेलाइट जो हमने इंडिया ने छोड़ा है, जब भी ये इंडिया के ऊपर से निकले तो दिन हो। हमें चाहते हैं जब ये सैटेलाइट ऐसे निकले, ऐसे जब भी निकले तो दिन को ही निकले, रात को ना निकले। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये सन सिंक्रोनस होगा, ये सूरज से सिंक्रोनस हो जाएगा। ये सूरज, क्रोनस मतलब टाइम,
इसका टाइम और सूरज का टाइम एक जैसा हो जाएगा, और ये जब भी निकलेगा, जैसे ये निकला इंडिया, दिन, शाम, रात, दिन, शाम, रात, दिन, इसको सेट ही ऐसा किया गया कि जब भी इंडिया के सामने से आएगा तो दिन होगा। उसमें सब देखा जाता है कि धरती भी घूम रही है, ये भी सब देखा जाता है। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? सन सिनक्रोनस, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य तुल्यकालिक। तो जब वो पोलर होता है तो पोलर को एक अलग से डिजाइन बनाया जाता है, पोलर को ही एक डिजाइन से बनाया जाता है, जरूरी नहीं सब हो, पर ज्यादातर लोग इसी टाइप के बनाते हैं। उसी को बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, सन सिनक्रोनस सैटेलाइट। आ रहा समझ में कि नहीं? बात पढ़ रही है? हमने बोला ऑर्बिट के बेस पर सैटेलाइट कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखा जो सैटेलाइट पास में, लो अर्थ ऑर्बिट या लो अर्थ सैटेलाइट, निम्न भू उपग्रह। ये कैसे होते हैं? पोल टू पोल चलते हैं, इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया? ध्रुवी। और ये सन से सिंक्रोनस भी होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में आ गया सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, तुम बोलोगे ये एक प्रकार के पोलर सैटेलाइट है जो निम्न भू कक्षा में लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, पर उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जब वो किसी स्पेसिफिक लैंड पार्ट या किसी भी जियोग्राफी में पड़े तो उस समय वो सन से सिंक्रोनस, उस समय दिन हो या उस समय सूरज भी उसी भूभाग पर पड़े, इस तरह से अपन ने उन्हें सिंक्रोनाइज कर रखा है। तो जो सन सिंक्रोनस है वो एक तरह के जो निम्न कक्षा में घूमते, और या तो वो रिमोट, वो क्या कर रहे होंगे? सन सिंक्रोनस क्या कर रहा होगा? रिमोट सेंसिंग ही तो कर रहा होगा, वो पता ही तो कर रहा है कहां बाढ़ है कहां क्या है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आया समझ में कि नहीं? लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो आपसे पूछा जाए क्या सारे पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह निम्न भू कक्षा वाले होते हैं? नहीं, सब जरूरी थोड़ी है। मैंने ऐसे घुमा दिया तो नहीं, ऐसा नहीं। पोलर सैटेलाइट मैंने ऐसा घुमा दिया, पोलर सैटेलाइट, अच्छा सही कह रहे, पोलर निम्न, सॉरी, क्या सारे सिंक्रोनस पोलर ही होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं। कई लोग सैटेलाइट बस घुमा देते हैं, कभी दिन को आ जाता है कभी रात को आ जाता है। तो असम में बाढ़ आई, बोले आज रात को नहीं दिख, आज दिख नहीं पाएगा, आज कल दिखेगा कल। क्यों? क्योंकि जब ये इंडिया के ऊपर से गुजरेगा तब रात हो गई होगी। तो हर सिंक्रोनस या हर पोलर सन सिंक्रोनस हो ऐसा जरूर नहीं, पर हर सन सिंक्रोनस ये जरूर होगा। आगे समझ में? तो इस तरह से सेंटेंस बना के दे सकते, और यूज बता ही दोगे। तुमसे पूछेंगे इसका यूज यही, इसका यूज यही, इसके यूज कई सारे हो सकते हैं। इसका यूज निगरानी भी हो सकता है। हमें लगता है भारत पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं, सैटेलाइट लगा दो, वहां आर्मी वाले को नहीं, सैटेलाइट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो निगरानी में भी यूज हो सकता है। तो पहला समझ में आया कि नहीं? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा के आधार पर पहला टाइप क्या हो गया? लो अर्थ सैटेलाइट, निम्न भू उपग्रह। इसमें कोई डाउट? अब हमें देखना है MES, मीडियम अर्थ सैटेलाइट, मध्यम भू उपग्रह, मीडियम मध्यम अर्थ भू सैटेलाइट उपग्रह। अब एग्जाम में ध्यान रखना, वो ऑर्बिट के टाइप पूछ रहे हैं कि सैटेलाइट के टाइप पूछ रहे हैं। अगर वो कक्षा के प्रकार पूछे तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, मध्यम भू कक्षा। अगर वो सैटेलाइट के टाइप पूछे तो LES कर देना, अगर ऑर्बिट पूछे तो LEO कर देना। तो एग्जाम में बिल्कुल वो मत बन जाना अंधे, उन्हें कहा कितने प्रकार की होती हो, तुम लिखना, पूछ रहा है वो कक्षा, तुम पढ़ के जा रहे हो सैटेलाइट। अगर वो ऑर्बिट पूछे तो ऑर्बिट बताना कि भाई ऑर्बिट एक हो सकती है लो अर्थ ऑर्बिट, एक हो सकती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अगर सैटेलाइट पूछे तो लो अर्थ सैटेलाइट, मीडियम। तो जो पूछे वैसी तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है। अगर सैटेलाइट पूछे तो सैटेलाइट लिखना, ऑर्बिट पूछे तो मीडियम। ये क्या है? 1000 किलोमीटर से ऊपर है, पर ये 36,000 से नीचे रहते हैं। 1000 से तो ऊपर चले गए, पर किससे नीचे रहेंगे? 36। ये कहां तक रहते हैं? ये 1000 किलोमीटर तक घूमते हैं, ये 1000 से 36 तक घूमते हैं। अब इनमें यूज क्या है? इनमें
काम है नेविगेशन। जीपीएस का नाम सुने हो? जो भी तुम्हें जियो स्पेशियल पोजिशनिंग, भू स्थैतिक पोजिशनिंग को क्या बोलेंगे, जो तुम्हें ये बता दे तुम कहां हो, जो तुम्हें ये बता दे, जीपीएस से पता चल जाता है तुम कहां हो, किस स्पीड से जा रहे हो, तो टाइम बता दे, स्पीड बता दे, ये सब बता दे, उनको क्या बोलते हैं, नेविगेशन। और नेविगेशन सैटेलाइट को कहां रखते हैं, मीडियम अर्थ सैटेलाइट पे, मीडियम अर्थ सैटेलाइट पे। और अगला है जियो सिंक्रोनस, भू तुल्यकालिक, वो सैटेलाइट जिसको कितनी हाइट पर छोड़ दिया गया है, 36,000। तो 36,000 किलोमीटर पर छोड़ दिया गया है, उनको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। अब 36,000 का क्या वो है ये देखना है, इसको हमें देखना 36,000 का मतलब क्या है। हमने किसी को 700 किलोमीटर पे छोड़ा और इसने 6 घंटे में ही पूरा एक चक्कर लगा लिया। अब हम इसको 1200 किलोमीटर तक ले गए, तो हो सकता है 10 घंटे में लगा दे, क्योंकि 600 तक लिया तो इतना बड़ा चक्कर, 1200 पे लिया तो ऐसे करते करते हमने देखा 36,000 में, 36,000 में इसने समय लिया 24 घंटे। इसने कितना लिया, 24 घंटे। तो धरती भी घूमने में कितना टाइम ले रही है और सैटेलाइट भी घूमने में कितना ले रही है, दोनों सिंक्रोनस हो गए। तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर कोई भी सैटेलाइट कितना टाइम लेने लगता है, 24, और ये अर्थ के क्या हो जाता है, सिंक्रोनस। अब होगा क्या, देखो ग्लोब रखा है क्या अपने पास, ऊपर देखो, यहां तक सब समझ में आ रहा कि नहीं? मुझे टेक्नोलॉजी बस यही सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी नासा ने 2 महीने का रिमोट सेंसिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया, 20 सीटें थी, 20 सीटें थी, ट्रेनिंग दे रहा था नासा, नासा नहीं इसरो, सॉरी इसरो ने 20 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स निकाला है। ये बेसहारा सी कैसे है, इसका स्टैंड का सुनो, अब देखो ये अपना भारत महान, जिसको महान बनाना है, महान था अभी महान नहीं है, अभी जेंडर गैप इंडेक्स में पीछे है, करप्शन में आगे है, और प्रेस फ्रीडम में तो खतरनाक बोला है। अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की मीडिया को खतरनाक बताया है। बताइए यही उन्माद, यही नफरत फैला देता है, बोले लोगों को जरूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था, समाज में नफरत फैलती थी, मीडिया कवर करता था अब मीडिया नफरत फैलाता, लोग कवर कर लेते हैं, और क्या, अब उल्टा हो गया थोड़ा। पहले था खबर प्रस्तुत करना, फिर आया खबर को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना, अब आ गया खबर बनाना। खबर बनाना कैसे, क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ सकता है, तुम वो बताओ जो हो रहा है हाँ बता देते हैं, लड़ाई हुई तो क्या होगा, हम कितने दिन में जीत जाएंगे। अब समझो, ये धरती अपनी माँ है, तुम सबकी भी माँ है, ठीक है। अब हमने एक सैटेलाइट को ले जाके कहां छोड़ दिया, 36,000। अब ये ऐसे घूम के वापस आएगा यहां कितनी देर बाद, और तब तक ये भी, तो 24 घंटे बाद ये दोनों की फिर मुलाकात होगी, और फिर मुलाकात होगी। तो हर 24 घंटे बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पर आएंगे, हाँ या नहीं, क्योंकि ये भी 24 घंटे में घूमकर वहीं रहेगा, ये भी घूम के वापस वहीं आएगा। तो ये तो बढ़िया है, 24 घंटे, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर हो जाता। तो 36,000 किलोमीटर पे जाके ये 24 घंटे समय लेगा, और धरती के उस पॉइंट पे बार बार उसी टाइम पर आएगा। तुम सुबह 9 बजे देखोगे तो वही लोकेशन रहेगी हमेशा, स्टेशनरी नहीं है। अभी जियो सिंक्रोनस है,
अब हमें क्या करना, अब इस हमें पता चल गया कि कोई सैटेलाइट 24 घंटे में धरती के जैसे घूम सकता है। तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिया तो क्या हुआ, दिखा ना, ग्लोब 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 ग्लोब। उसने ना 2 पेन दे दिए, बोले फील्ड दिखाओ फिर से। चलो देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने ये सैटेलाइट लिया और हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे 36,000, ऐसे भी छोड़ सकते थे, ऐसे कैसे भी ये 36,000, देखो ऐसे भी 36,000 घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। हमने किया नहीं, हम इस इक्वेटर के परपेंडिकुलर ले गए यहां। अब ये घूमेगा कि नहीं, ये भी कितनी देर में घूमेगा, 24 घंटे, ये भी। तो ये फिक्स हो गए। अब समझो ये फिक्स कैसे हो गए, कैसे फिक्स हो गए, ये भी 24, ये भी 24। आ रहा समझ में, आ रहा कि नहीं। इसका मतलब तुम्हारे घर में जो एंटीना लगा है, उस एंटीना के लिए सिग्नल लगातार आएंगे। क्यों, क्योंकि धरती के साथ ही साथ एक सैटेलाइट चलने लगा। तो तुमने क्या किया, इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर, तुम्हें पता है 36,000 छोड़ दो, चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे ऐसे छोड़ दो, तुमने नहीं, हम तो इक्वेटर पे ही छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, जब धरती घूमेगी, हाँ, इसका मतलब जब धरती घूम रही है तो छत भी घूम रही है, क्योंकि अपन सब घूम रहे हैं। छत में लगा एंटीना भी, लेकिन उसको सिग्नल हमेशा मिलेंगे, क्योंकि वहां एक सैटेलाइट हमेशा सिग्नल देता रहेगा। और तुम्हारी टीवी आती रहेगी, डिश टीवी, टाटा स्काई, कभी दिक्कत ही नहीं गई। तो तुमने कहा 36,000 वाला बढ़िया है, और 36,000 पे भी कहा, इक्वेटर के परपेंडिकुलर निकाल दो, इसके लंबवत निकाल दो, और टेलीकम्युनिकेशन में यूज कर लो, दूर संचार। तो ने कहा जो तीसरा टाइप था जियो सिंक्रोनस, इसको किसमें यूज किया जा सकता है, दूर संचार में, टेलीकम्युनिकेशन में। तो ऑर्बिट के आधार पर सैटेलाइट कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और यहां तक कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। चलो अब दूसरा टाइप बचा है। तो ये तो हमने पढ़ लिया ऑर्बिट के बेस पर। अब कौन सा है, एप्लीकेशन के, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इसके बेस पर कितने टाइप का होता है। तो तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पता ही चल गई। पहली चीज पता चल गई तुम्हें कि भैया रिमोट सेंसिंग हो सकती है। तो रिमोट सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो एक टाइप तो हो गया उन सैटेलाइट का जिनका काम है रिमोट सेंसिंग करना। तो पहला टाइप हो गया सुदूर संवेदन। और इंडिया में जितने भी इनसेट और जी सेट हैं, वो सबके सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इनसेट 4, इनसेट 15, इनसेट 20, जी सेट 15, जी सेट 20। तो जब तुम्हें ऐसे ही नाम मिले इनसेट और जी सेट, तो बोल लो ये रिमोट सेंसिंग हो। अगला यूज क्या है, अगला यूज है चलो नेविगेशन, नौवहन। नेविगेशन में क्या, लोकेशन पता चल जाती है, जैसे कि जीपीएस, यूरोप का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो है, अमेरिका का जीपीएस। देखो अमेरिका ने जीपीएस बनाया है, रूस ने ग्लोनास बनाया है, यूरोप ने और इंडिया ने बनाया है IRNS। एक एक सैटेलाइट पर बात करेंगे अलग से, इसी को बोलते हैं नाविक, नेविगेशन इंस्टॉलेशन, वो हाँ ऑफ नहीं, नेविगेशन इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉन्स्टिलेशन। नौवहन, सुदूर संवेदन हो सकता है, नौवहन हो सकता है, और क्या हो सकता है, दूर संचार। तो इसको हटाओ, यहां आओ, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, और इसमें लिखो इनसेट जी सेट, वहां से काट दो, और टेलीकम्युनिकेशन में लिखो इनसेट जी सेट। कोई दिक्कत नहीं, जो काट देते वो हमेशा याद रहता है। बोले फिर तुम पूरा रजिस्टर काटेंगे। इनसेट और जी सेट, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो तुम्हारे छतरी जो पड़ी है, तुम टाटा स्काई का एप्लीकेशन खोलना, तुम्हें वो ये भी बता देगा कि तुम्हारी जो छतरी है, जो एंटीना है, वो किस नंबर के सैटेलाइट से कनेक्ट है। ऐप पे सब आता है। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने चेक किया था, और मिला था मेरे घर का इनसेट 4 से।
तो इनसेट फोर्स से वो घर की छतरी चल रही थी कि उसमें मौसम खराब हो गए, तो मैंने देखा कोई सैटेलाइट तो खराब नहीं हो गया। जब पढ़ लेते तो ऐसे ही लगता है। वैसे तो दिक्कत जब भी तो सिग्नल्स आते हैं बादलों की वजह से दिक्कत होती है, तो जब भी बारिश होती है, बादल होते हैं, तो टीवी नहीं आती, ये देखा होगा, क्योंकि एनर्जी सन की आनी चाहिए, वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या जो भी खुद की है, तो बादलों की वजह से वो वेव आ नहीं पाती। तो अगर मुझे पता भी चल जाता सैटेलाइट खराब है तो मैं कर क्या लेता, मैं थोड़ी इसरो में था। इसमें क्या रिमोट सेंसिंग में देखो क्या है, रिमोट सेंसिंग में सरल है, सरल होता है समुद्र की स्टडी, सी की स्टडी के लिए हमने सरल बनाया था मेघा ट्रॉपिक्स, मेघा मतलब क्लाउड्स, हमने अपर एटमॉस्फेयर के लिए मेघा ट्रॉपिक्स बनाया था, सरल बनाया, मेघा ट्रॉपिक्स बनाया, कार्टोसेट बनाया, कार्टोसेट मैपिंग वगैरह सब करने के लिए कार्टोसेट। तो स्टडी करने के लिए कभी समुद्र की स्टडी, कभी बादल की स्टडी, कभी पेड़ की स्टडी, ऐसी स्टडी करने के लिए हमने टाइम टाइम पर कई सैटेलाइट बनाए हैं। उनको क्या बोलते हैं, शुरू मतलब दूर से ही स्टडी कर लें, तो ये सब है रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और इनसेट और लास्ट यूज होगा अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करते हैं जब भी, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, इनका यूज, सैटेलाइट का यूज किसमें करते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करने में, पता करने में कि चांद में क्या है, मंगल में क्या है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अंतरिक्ष अन्वेषण में। तो एप्लीकेशन के आधार पर 4 तरह के सैटेलाइट हो सकते हैं, ये 4 सैटेलाइट, या तो वो रिमोट सेंसिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, या फिर वो जीपीएस टाइम स्पेस वगैरह बता रहे होंगे, या टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे होंगे, या स्पेस को एक्सप्लोर करने में। तो अगर हम उसे पूछा जाए ऑर्बिट के आधार पर सैटेलाइट, तो 3, लो, मीडियम और जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, उसी का एक टाइप है जियो स्टेशनरी, डिटेल में बात करेंगे कल। और एप्लीकेशन के आधार पर 4। तो एग्जाम में आएगा सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, तो तुम बनाना 2 ऑर्बिट के आधार पर, और फिर यहां बताना 3, लो, मीडियम, जियो सिंक्रोनस। मैंने क्या लिखवाया, स्टेशनरी लिखवाया कि सिंक्रोनस? सिंक्रोनस सही है। स्टेशनरी तो तभी होगा जब केवल इक्वेटर पे चला होगा, और एप्लीकेशन के आधार पर कितने हो सकते हैं, 4। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ में आ गया, क्लियर? तो अभी जो तुम्हें पेपर मिलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे और सैटेलाइट पे मिलने वाला है, ठीक है? इतना तुम्हें बताना।